नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रामाणिक कार्यक्रम आर पार। देश में सियासत की पुरानी परंपरा रही है कि जब प्रधानमंत्री यानी देश का प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हो तो उस पर सियासत नहीं होती, लेकिन विपक्ष ने यह परंपरा समाप्त कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनों के विदेश दौरे पर हैं, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां सियासत से बाज नहीं आ पा रही। बार बार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों से देश को क्या मिलता है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी के फॉरेन विजिट्स के दौरान भारत के हित में कई बड़ी डील हुई हैं और भारत की डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया तारीफ भी कर रही है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार करते हुए आरोप लगा दिया है कि राहुल गांधी अभी किस देश की यात्रा पर हैं। कांग्रेस पूरे देश को यह बताए। बीजेपी यह भी कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की जानकारी देश और दुनिया को होती है, लेकिन राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा में सीक्रेट क्या है। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पीएम के विदेश दौरे पर सियासत उचित है। आज देश की सबसे बड़ी बहस इसी पर, क्योंकि दौरे विदेशी हैं लेकिन सियासत देसी है। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनों के विदेश दौरे पर हैं। इस दौरान साइप्रस और क्रोएशिया से लेकर G7 शिखर सम्मेलन तक उनके एजेंडे में शामिल है। लेकिन कांग्रेस पीएम मोदी के विदेश दौरे पर सवाल उठा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या पहलगाम के वक्त कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? किस एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश करार किया? आपके साथ तो कोई खड़ा नहीं हुआ था। पाकिस्तान के साथ तुर्की था, चाइना था, अजरबैजान था, अलग अलग देश थे। पूरी दुनिया अगर रोल मॉडल के तौर पर किसी देश को आज देख रही है तो वो भारत को देख रही है। भारत की प्रतिष्ठा हर क्षेत्र में बढ़ी है। ये हाल तब है जब पूरे देश और दुनिया को पीएम मोदी के हर विदेशी दौरे की जानकारी होती है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो बाकायदा संसद में सवाल किया था कि मई 2022 से दिसंबर 2024 के बीच प्रधानमंत्री ने कितनी विदेश यात्रा की और इस पर कितना खर्च हुआ। और सरकार की तरफ से इसकी एक एक जानकारी सदन में दी गई। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने पिछले 11 साल में कोई भी निजी विदेश यात्रा नहीं की। दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी अभी भी किसी गुप्त विदेशी यात्रा पर हैं। बीजेपी ये भी कह रही है कि राहुल गांधी की गुप्त विदेशी यात्राओं का लंबा इतिहास है। और तथ्य देखें तो 16 फरवरी 2015 से 16 अप्रैल 2015 के बीच 60 दिनों तक विदेश में थे। अप्रैल 2022 में राहुल गांधी करीब 10 दिन की विदेश यात्रा पर थे। राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पार्टिंग और लीडर ऑफ पर्यटन बन चुका है। जब भी देश में कोई त्रासदी का समय होता है, राहुल गांधी पहली फ्लाइट पकड़कर देश से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सवाल है कि जब पीएम मोदी का हर दौरा ऑफिशियल होता है और इसकी जानकारी सबको होती है, तो क्या इस पर सियासत उचित है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दौरे विदेशी, सियासत देसी। दौरे विदेशी, सियासत देसी, लेकिन हम आपके लिए लेके आए हैं ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण इस पूरे मुद्दे का। प्रधानमंत्री के मोदी के विदेश यात्राओं का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण। तथ्य नंबर 1, पीएम मोदी की हर विदेशी यात्रा यानी विदेशी दौरे की जानकारी देश और दुनिया को होती है। तथ्य नंबर 2, दूसरा तथ्य, 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ ऑफिशियल विदेशी दौरा किया है, निजी नहीं। तथ्य नंबर 3, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा था सवाल कि मई 2022 से दिसंबर 2024 के बीच प्रधानमंत्री की कितनी विदेश यात्रा हुई हैं और उनका हिसाब किताब क्या है। सरकार ने सदन में पूरे खर्चे के साथ हर दौरे का ब्यौरा दिया, हिसाब किताब दिया। अब मैं बढ़ता हूं आगे। तथ्य नंबर 4, प्रधानमंत्री मोदी के हर दौरे में इंटरनेशनल कूटनीति और राष्ट्रहित पर जोर होता है, यानी भारत की डिप्लोमेसी और भारत के ट्रेड पर जोर होता है। अब मैं बढ़ता हूं 5वें तथ्य की ओर। विदेशी दौरों पर समय और पैसा बचाने के लिए ज्यादातर सफर रात को करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब राहुल गांधी की विदेश यात्रा, राहुल की यात्रा पर कांग्रेस घिर गई है। बीजेपी का आरोप है
कि राहुल गांधी गुप्त विदेशी यात्रा पर जाते हैं और उसके बाद हर नाजुक मौके पर राहुल देश से गायब होते हैं। बड़ा सवाल क्या है आज का? बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों पर सवाल उठाना क्या कांग्रेस की सियासी चूक है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ आलोक शर्मा है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो कि उनके नेता और प्रवक्ता हैं। मेरे साथ फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। रोहित सिंह हैं, संयोजक युवा चेतना मंच के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं और विवेक, आप ही से शुरुआत करता हूं। विवेक, आप विवेक से काम लेते हैं, तो 40 सेकंड में एक बात का जवाब दीजिए। जब प्रधानमंत्री विदेश में हो तो क्या उनकी विदेश यात्रा पर सवाल उठाकर हम माइलेज किसको दे रहे हैं? नहीं, आप माइलेज किसी को हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब इतना बड़ा फियास्को हुआ है अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय में, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, ट्रंप का क्या रोल था सबने देखा, कितना क्रिटिसिज्म हुआ इंटरनेशनल मीडिया में, और इतनी सारी फॉरेन विजिट्स के बाद एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं था। तो कहीं ना कहीं देश निराश है, ऑपोजिशन है नहीं, देश भी निराश है। देश कि कैसे इतने बड़े बैंड बाजा, हाउडी मोदी, आपकी बात ट्रंप सरकार, लास्ट में क्या मिला? नहीं, ऑपोजिशन की, विपक्ष की निराशा को देश की निराशा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? विपक्ष निराश हो सकता है किसी भी विषय को लेकर, क्योंकि अपने चुनाव हारने को लेकर विपक्ष निराश हो सकता है। अब सरकार उतना ध्यान नहीं दे रही, उस पर निराश हो सकता है। देश कैसे निराश होगा? देश निराश है। आप हाउडी मोदी करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप मेरा दोस्त है, साधु संतों का समाज यहाँ पे हवन करता है, ट्रंप की फोटो लगा करके ट्रंप साहब जीत जाएं, मोदी जी के दोस्त हैं, बहुत बड़ी कूटनीति होने जा रही है, इंडिया और ट्रंप मिलकर के मोदी और ट्रंप पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एक स्कर्मिश होता है, आपकी एक क्राइसिस आती है, आप लड़ते हैं, इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड, तो देश तो निराश होगा ना। देश निराश है। आप पहले G20 में यहाँ पे आपने किया, अब हम लोगों ने जरूर क्रिटिसिज्म किया, लेकिन किसी ने ये नहीं किया, इतने इस तरह के प्रश्न नहीं उठाए। आज लगता है कि साहब सिर्फ पिकनिक है। साइप्रस पहुंच गए आप, अभी साइप्रस जाके मीडिया कह रहे साहब साइप्रस में गए हैं, टर्की को एक मैसेज दे दिया। क्या मैसेज दिया आपने? टर्की को फर्क पड़ता है? अरे आपको कूटनीति है तो टर्की को मित्र बनाइए, इन देशों को साथ लीजिए, कुछ ऐसा करिए कि हमारी मुखालिफत खत्म हो। उस छोटे से देश पाकिस्तान के साथ दुनिया बात को बोला सुधांशु त्रिवेदी, खड़े हैं। सुधांशु त्रिवेदी, ऑपोजिशन कह रहा है देश निराश है। पवन खेड़ा साहब ने बाइट दी है कि हमें हासिल क्या हुआ है। कांग्रेस कुछ बड़े सवाल पूछ रही है, विदेश यात्राओं से हासिल क्या हो रहा है? देखिए, दो आधार होते हैं इसके। जिस पार्टी ने इतने लंबे समय शासन किया हो, विदेश यात्राओं से क्या हासिल होता है उसे समझना चाहिए। आज विदेश यात्राओं से यह हासिल हुआ है कि भारत की विश्व में स्थिति यह बनी। मैं आज डिफेंस के मामले से शुरुआत करता हूं। हमें S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम रशिया से मिला, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम क्वाड के मेंबर हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट, S-400 लेने के बाद भी अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया। इट इज पॉइंट नंबर 2। विवेक जी, विवेकशील ढंग से विचार करिए। देन कम्स पॉइंट नंबर 3। S-400 लेने के बाद भी प्रतिबंध लगाना तो दूर, अमेरिका ने हमको प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बताइए, इसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विदेश की चीजों से क्या हासिल होने जा रहा है और विदेश से कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है? मगर सवाल वो लोग पूछ रहे हैं अमीश जी, जिनके नेता विदेश में जाकर घूमते हैं, किस लिए घूमते हैं, कौन उनको समर्थन बुलाता है? भारत की किसी यूनिवर्सिटी में उनको नहीं बुलाया जाता लेक्चर देने के लिए। चलिए आज कहेंगे भाजपा की सरकार है, जहां उनकी पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में कोई इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय नहीं बुलाता है। जब वो कांग्रेस की 10 साल हुकूमत थी तो कोई भारत की यूनिवर्सिटी, कोई उनके राज्य की भी यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती थी। देश में कौन सी अज्ञात शक्तियां हैं जो उनको जाकर बुलाती हैं भाषण देने के लिए? और नॉन अलाइन मूवमेंट कांग्रेस ने शुरू किया था, ये एंटी इंडिया अलाइन मूवमेंट जाके क्यों शुरू हो जाता है? मेरी समझ से बाहर है। कहना क्या चाह रहे हैं कांग्रेस के जो और कुछ बड़े दिग्गज नेता, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए, जो लोग कांग्रेस में भी ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं, मैं अगर वो हमारे विरोध में है, घनघोर हमारे विरोध में बोले, चिदम्बरम साहब को बुलाया जाए समझ में आता है, अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाया जाए समझ में आता है, मनीष तिवारी को बुलाया जाए समझ में आता है, शशि थरूर जी को बुलाया जाए समझ में आता है, मगर राहुल जी को किसी नीतिगत मामले के ऊपर विश्लेषण देने के लिए आईवी लीग यूनिवर्सिटी बुलाती हैं,
ये किसी को समझ से ठीक है। बाहर है। फिर जाके कभी ऐलान उमर के साथ तस्वीर, तो कभी किसी के साथ तस्वीर। तो एक लाइन में कहूंगा, आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी ने विदेशी बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया था, आज के गांधी के नेतृत्व में विदेशी जय जयकार का मूवमेंट शुरू हो ओके, आलोक कहां से शर्मा, कहां आ गए आप महात्मा गांधी विदेशी के जय विदेशी जयकार बहिष्कार करते से हैं। आज के गांधी के विदेशी जय जयकार। जी, एक और बड़ी खबर आई है। बीजेपी ने इस समय एक बड़ा इल्जाम लगा दिया है कांग्रेस पार्टी पर। अभी कुछ मिनट पहले बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने एक बड़ा ट्वीट किया है कि कांग्रेस एक बार फिर झूठ के जाल में फंस गई है। इस बार प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक G7 समिट को कमजोर करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी। यात्रा को कमजोर करने की नाकाम कोशिश में झूठ पकड़ा गया है कांग्रेस पार्टी का, और उसमें आलोक शर्मा साहब आपके ट्वीट को ही कोट किया गया है, और साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी G7 पर शोर मचाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है ताकि राहुल गांधी की एक और गुप्त विदेशी यात्रा पर कोई सवाल ना पूछे। यानी आप G7 समिट में जो प्रधानमंत्री मोदी गए हैं उसको हैम्पर करना चाहते हैं और राहुल गांधी को बचाना चाहते हैं। यो टेक आलोक शर्मा, और आपके ट्वीट को ही कोट किया गया है इसमें। देखिए, मुझे लगता है कि वो फोटो पूरे सोशल मीडिया पे सुबह से वायरल है। कौन किसको कोट कर रहा है उसको मैं चेक कर लूँगा सोशल मीडिया पे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से G7 में नहीं बुलाने का भी तमाम मीडिया से खबरें पता चली कि मोदी जी को लेट इनविटेशन आया और उसमें भी काफ़ी सरकार को प्रयास करने पड़े, और पिछली बार जब ट्रंप जी का शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी नहीं बुलाया गया, उसमें भी तमाम तरह की खबरें पूरे देश ने देखी कि किस तरह से क्या हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि जब विदेश नीति पूरी तरह से अडानी नीति हो जाए कि मैं अपने मित्रों को जाकर वहाँ पर श्रीलंका में सौदे दिलवाऊँ, बांग्लादेश के सौदे दिलवाऊँ, ऑस्ट्रेलिया के सौदे दिलवाऊँ, और सेल्फ प्रमोशन पर निर्भर हो जाए, जब वहाँ के एम्बेसडर और तमाम स्टाफ इसी काम पे रहे कि मोदी जी आ रहे हैं तो किस तरह से वाह वाह मोदी, जय जय मोदी करवानी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से विदेश नीति जो है वो पूरी तरह से वो पीछे चली जाती है, और उसका जो वास्तव में उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। यही कारण है कि सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री बनी उससे लेकर अभी तक मैक्सिमम दौरों में कोई विदेश मंत्री मोदी जी के शायद फ्रेम में भी किसी को नज़र नहीं आया होगा, कि क्योंकि मोदी जी सेल्फ प्रमोशन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत सारे कैमरे उनके साथ चलते ही हैं। अब बात आती है कि भाई विदेश के दौरों के ऊपर जो सवाल है, अगर कोई व्यक्तिगत दौरा कर रहा है, राहुल गांधी जी अगर कहीं पर जा रहे हैं, वो LOP बने तो अभी पूरा 1 साल हुआ ही है उनको, मात्र 1 साल भी इसी महीने हुआ है, तो मुझे लगता है कि कोई अगर पर्सनल लेवल पर जा रहा है और सरकारी खर्चे पर जा रहा है, तो सरकारी खर्चे पर अगर कोई जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी हों चाहे कोई और सांसद हो या कोई भी हो, तो सरकार पूछती है कि भाई टैक्स पेयर्स के पैसे से देश को वास्तव में मिल क्या रहा है। क्या हमारे सारे पड़ोसी आज हमसे दूर नहीं हो गए? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का शासन नहीं हो गया? श्रीलंका में चाइना ने काबिज नहीं हो गया? अफगानिस्तान में कट्टरपंथी नहीं आ गए? क्या पूरी तरह से आज चारों तरफ से हमारी विदेश नीति फेल होने के कारण सारे पड़ोसी जो हैं वो पूरी तरह से हमारे खिलाफ तो नहीं है? और उसका जीता जागता उदाहरण है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा नजर आया। यही बात पवन खेड़ा ने बोली, और इसी का प्रश्न बनाकर मैंने पूछा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपके नेता ट्वीट कर रहे हैं, अमित मालवीय का ट्वीट को मैंने कोट करा, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता फर्जी खबरें फैला रहे हैं। पॉइंट है, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता कह रहे हैं कि हम तो वही खबर बता रहे हैं जो मीडिया में चल रही है, और राहुल गांधी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं, इसमें तकलीफ क्या है? नहीं, दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात ये कह रहे हैं कि विदेश में गए, और क्या गजब की बात आलोक जी कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि सब जगह भारतीय कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया भारत की सरकार ने, श्रीलंका से लेके और ऑस्ट्रेलिया से लेके इजराइल से लेके अमेरिका तक। अरे तो आपको मानना चाहिए कि भारत की कितनी ताकत हो गई। कहाँ एक दौर था कि अमेरिकन कंपनीज को आप कॉन्ट्रैक्ट दिलाते थे, दिलवाया था ना यूनियन कार्बाइड को, पहले उसको आओ कहो भैया अपना प्लांट लगाओ, फिर उसके बाद मुनाफा कमाओ, फिर हमारे लोगों को जब निपटा दो तो भगाओ। एंडरसन को बैठाल के भगा दिया था। बोलिए, उस जमाने में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आती थी, यहां पे आके पूरा बिजनेस करती थी और चली जाती थी। जिस जमाने में मारुति सुजुकी आई है, तो शुरू में सुजुकी का 98% जाता था बाहर विदेश में, तो बड़ी गजब की बात है। तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, यदि आपके आरोप को सही माना जाए तो आरोप कितना हसीन है।
आपको इस पर विचार करना चाहिए। और जहां तक पर्सनल कैपेसिटी के बुलाने की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक का जब उद्घाटन समारोह हुआ था तो 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे, मगर भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया था। मगर पर्सनल कैपेसिटी में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बुलाया गया था। और इतना ही नहीं, जी जवाब लेते हैं। दर्जा देकर, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रियंका जी और इनको शायद उनके परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया। ये पर्सनल कैपेसिटी में सत्ता में रहते हुए भी क्यों चाइना ने बुलाया था? 2007 में करार था और 2008 में ऐसा प्यार उमड़ा कि मनमोहन सिंह नहीं, क्योंकि करार करने वाले सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी थे, उन्हीं को बुलाया गया। ठीक है, ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। ओके, जवाब लेता हूं। आलोक शर्मा, अमित मालवीय ने ट्वीट करा कि कांग्रेस के प्रवक्ता फर्जी खबरें फैला रहे हैं G7 के समिट को छोटा दिखाने के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि G7 में किस तरह से मोदी जी को बुलाया गया और वहां पर किस तरह से विरोध हो रहा है, वहां से सड़कों से लेकर और संसद तक मोदी जी के ऊपर जिस तरह के सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, वो पूरा सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं। अब बात आती है कि साहब वो चाइना के साथ एग्रीमेंट, अरे भाई राम माधव ट्रेनिंग दिलाने के लिए लेकर गए थे, उसमें क्या था? वो ट्रेनिंग किसको दिलाने लेके गए थे राम माधव जी? उसमें क्या क्या हुआ था, जरा देश के सामने खुलासा कर दीजिए। मोदी जी ने तो चाइनीज़ भाषा शुरू करवा दी थी वहाँ गुजरात में। आप केवल ये बता दीजिए कि पीएम केयर्स फंड में चाइना से कितना पैसा आया है। पीएम केयर्स फंड में तो राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक लगा के आप लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। क्या स्टार्टअप्स में और तमाम चीज़ों में चाइना का पैसा नहीं आ रहा है? क्या चाइना के एग्रीमेंट सरकार के साथ नहीं हो रहे हैं? ये केवल ध्यान भटकाने की बात है। एक फेल विदेश नीति, एक कमजोर प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास भर है कि गांधी फैमिली के पीछे छुप के खड़े हो जाओ। भाई 11 साल हो गए आपकी सरकार को। अगर पर्सनल कैपेसिटी पे कहीं पर किसी ने गलत बुलाया था, गलत कोई चीज़ हुई थी, तो अभी तक उसको आप उजागर करते। आप कह रहे हैं कि साहब यूनियन कार्बाइड, अरे भाई यूनियन कार्बाइड तो जिस समय पर 2.5 साल इमरजेंसी के बाद सरकार आप लोगों की रही, जिसमें मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री रहे, उस समय पर भी काम कर रही थी। क्या आपने बदल दिया था? क्या आपने हटा दिया था? क्या उसने आपने उनको भगा दिया था? और यूनियन कार्बाइड के वकील कौन कौन थे? सुधांशु भाई तो काफ़ी विद्वान है, समझते होंगे। वो व्यक्ति शायद बाद में लॉ मिनिस्टर भी बने हों। खैर, आज का विषय मैं वापस आता हूं कि मैं भटकने नहीं दूंगा विषय को। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि पहली बार इतिहास में हो कि रशिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज साथ साथ होती हैं। पहली बार हुआ है कि यूएसए से हथकड़ियां और बेड़ियां लग के लोग यहां पर हिंदुस्तान में भेजे गए। क्या आपने अमीश जी न्यूज़ 18 पर कोई एक ऐसा फोटो दिखाया जिसमें पाकिस्तान के बच्चों को भी भेजा गया हो, या नेपाल या बांग्लादेश के बच्चों को भी हथकड़ी लगा के भेजा गया हो? केवल हिंदुस्तान के साथ ऐसा हुआ तो जरूर पूछा जाएगा कि मोदी जी आपके जो मित्र हैं ट्रंप साहब, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आलोक शर्मा, एक प्रश्न आपसे है। देखिए, आपने पहले इल्जाम लगाया, सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक बड़ा वीडियो बनाया और बोला कि देखिए G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट नहीं किया जा रहा, वो इनविटेशन फाइनली आया। फिर आसिम मुनीर को अमेरिका बुला रहा है अपने आर्मी डे के ऊपर, एक वो प्रोपेगेंडा चला, वो भी झूठ निकला, वो भी गलत निकला। अब G7 समिट में जब प्रधानमंत्री मोदी जब वहां थे ही नहीं, और उससे पहले की फोटो को आपने स्वयं ट्वीट कर दिया, जिसको लेकर अब विषय बन रहा है। जिस एजेंसी को आपने कोट करा, उस एजेंसी के एडिटर इन चीफ ने बाकायदा लिखा कांग्रेस का प्रवक्ता एक फेक न्यूज फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है। और फिर बीजेपी के आईटी हेड अमित मालवीय ने ट्वीट करा। मैं समझता हूं कि वो पूरे सोशल मीडिया पर वो फोटो चल रहा है। सोशल मीडिया जो बच्चा मेरा देखता है, जो लड़का जो काम करता है, मैं उससे बात करके देख लूंगा। अगर कोई चीज़ उसमें होगी तो उसको हटा दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे ट्वीट से कोई विदेश नीति का लेना देना थोड़ी ना। बिल्कुल आपके ट्वीट से विदेश मैं तो ये कह रहा हूं कि किस तरह से, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये प्रोपेगेंडा आप लोग चला रहे हैं। अरे बीजेपी का काम तो आरोप लगाना ही है। बीजेपी तो ये बताए ना कि पाकिस्तान को जो एंटी टेररिज्म पूरा यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का एक विंग है, उसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान को कैसे बना दिया। बीजेपी इस पर कोई ठीक है, ये लाजमी सवाल है, ये तालिबान के खिलाफ का जो प्रपोजल है जवाब लेना चाहिए। लेकिन आज आप न्यूज मेकर हैं आलोक शर्मा, आज आप न्यूज मेकर हैं, आप हेडलाइंस में हैं हर तरफ, इसलिए आपसे ये सवाल पूछना मेरा जरूरी था। हालांकि क्योंकि आज खबरों में आप छाए हुए हैं, इसलिए यह सवाल पूछना मेरा लाजमी था आपसे। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, अब वो कह रहे हैं कि भाई
उनके यहां पर किसी बच्चे ने, जो आलोक शर्मा को कोट अनकोट करके मैं बोल रहा हूं, किसी बच्चे ने ट्वीट कर भी दिया तो हट जाएगा। विदेश नीति तो आलोक शर्मा नहीं चला रहे ना, वो विदेश मंत्री तो है नहीं, पूर्व विदेश मंत्री भी नहीं है आलोक शर्मा। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु जी। देखिए, ये बिल्कुल उन्होंने सही बात कही। यहां यही तो समस्या है अमीश जी। ये जो बच्चे हैं ना कांग्रेस के मीडिया सेल में और जो आईटी सेल में, जो राहुल जी को भी बहुत कुछ देते हैं, इन बच्चों के जो वो बैठे हुए हैं सरमाएदार सरपरस्त, वो बच्चे किस स्कूल से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, ये देश को समझना चाहिए। शायद वो सोरस स्कूल ऑफ प्रोपोगंडा से तो कहीं कनेक्टेड नहीं है। वो बच्चे वहां से ट्रेनिंग लेके आते हैं और एक नया प्रयोग यहां शुरू कर देते हैं। अमीश जी, आप याद करिए महात्मा गांधी ने बड़ी प्रसिद्ध कांग्रेस में हर आदमी लिखी सोरस थी। के साथ ही संपर्क में है। नहीं, मैं तो हर आदमी को तो मैंने नहीं कहा, कुछ एक आदमी है जो आपके दर्शक समझते हैं। अरे भाई, विदेश नीति पे बात करो सुधांशु भाई। वो पार्टी है अमीश जी, जी, विदेश नीति पे बता रहा हूं आपको। अमीश जी देखिए, कांग्रेस एक दौर में महात्मा गांधी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता, उन्होंने किताब लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और आज के गांधीयों के नेतृत्व में कांग्रेस का सिद्धांत क्या हो गया कि असत्य का झूठा रोग। ठीक है, कहां सत्य का प्रयोग गांधी जी का, आज असत्य का झूठा रोग। तो ये योग से रोग कैसे बन गया, सत्ता का भोग करते हुए। मुझे लगता है आज आलोक जी को, जनता को, देश को जरा बताना चाहिए। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, आलोक शर्मा 30 सेकंड, देन फराज किदवई एंड रोहित सिंह। देखिए, मेरा सीधा सीधा सवाल है कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, हमारी विदेश नीति क्या ट्रंप चला रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा सीधा सीधा कि अगले ही दिन आईएमएफ पाकिस्तान को लोन दे देता है और हम यहाँ पर पीठ थपथपाने लगते हैं। तीसरा सवाल कि जो एंटी टेररिज्म का जो सिक्योरिटी काउंसिल का यूएन का विंग है, उसमें उपाध्यक्ष पाकिस्तान कैसे बन जाता है। ठीक है। तीसरा, तालिबान के खिलाफ जो विंग है कि भाई एंटी तालिबान, उसका अध्यक्ष कैसे बन जाता है, इसका जवाब दीजिए। और जहां तक मुनीर की बात है, मुझे लगता है कि आज का ट्वीट एक बार जयराम रमेश जी का अभी थोड़ी देर पहले का है, वो फिर दोबारा आपको दिखाना चाहिए। जी, थोड़ी देर पहले का है, आप कह रहे हैं दोबारा दिखाना चाहिए। चलिए सुधांशु त्रिवेदी, 10 सेकेंड, देन आई विल गो टू फराज किदवई, 20 सेकेंड रिप्लाई। ये कांग्रेस का आपको एजेंडा प्रोपेगेंडा क्यों नजर आ रहा है? सुधांशु जी। छोटा है ऊपर में, लगता है अब देखिए जी, हम ये कहना चाहते हैं कि ये विदेश नीति को लेकर इनको डोनाल्ड ट्रंप से जो वो एक बड़ा मोहब्बत नजर आ रही, तो फिर ट्रंप की पूरी बात का यकीन करिए। ट्रंप ने तो कहा कि न्यूक्लियर डिजास्टर होने वाला था, मैंने रुकवा दिया। तो कहेंगे नहीं, वो भारत के, मुझे न्यूक्लियर तो होने नहीं जा रहा था क्योंकि भारत सरकार ने कहा है, तो फिर भारत सरकार का बयान पूरा मान लीजिए। नहीं, भारत सरकार के बयान का दूसरा पक्ष मानना है और ट्रंप का पहला। और मैं आलोक जी विनम्रता से, ट्रंप ने तो यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में 1000 साल से कश्मीर का मुद्दा है। मेरे भाई, 1000 साल से कश्मीर का मुद्दा आप मानते हैं क्या, जो 75 साल पहले बना देश है? और मैं एक और बात मैं कहना चाहता हूं, 10 सेकंड दीजिएगा अमीश जी, मैं पूरी बात कह दूं एक, आलोक जी मैं पूरी बात कर लूं तब। देखिए, ये सच है, ये जो कांग्रेस सोच रही है वो बिल्कुल सही है, इसमें गलत नहीं जो ट्रंप कह रहा है। वो पाकिस्तान की मानसिकता को समझता है, ट्रंप समझते हैं पाकिस्तान की मानसिकता को। पाकिस्तान यही कहता 1000 साल पहले हम बने थे, क्यों? हम 2025 में बैठे, 1000 साल पहले जानते क्या हुआ था? 1025 में सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ था, ठीक है, जो महमूद गजनी ने किया था। और आज भी पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। तो मेरे भाई, अगर ट्रंप की इस बात पे भरोसा है तो पूरा भरोसा कर लो। फराज किदवई सुधांशु जी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। फराज किदवई, आपके नेता प्रवक्ता कहते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो शब्द बोले हैं नेतन्याहू के लिए, वो मैं बताना भी नहीं चाहता, मेरे कार्यक्रम में बोल के गए हैं वो। देखिए अमीश जी, यहां पर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली ग्लोबल डिप्लोमेसी की और उसमें मोदी जी के रोल की। एक शेर मुझे याद आ रहा है मोदी जी की ग्लोबल डिप्लोमेसी पे, हबीब जलीब साहब का है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। अब आप ये देखिए कि अभी सुधांशु जी ने, माननीय सांसद हैं हमारे, इन्होंने अभी S-400 का जिक्र किया
कि रशिया ने S-400 हमको दिया। ये किस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र किया मुझे नहीं पता, लेकिन वही S-400 चाइना को, टर्की को, हमको, अल्जीरिया को और बेलारूस को दिया। फिर सुधांशु जी ने दूसरी बात बोली कि प्रेडेटर ड्रोन्स, ठीक है हमको मिले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कतर को भी मिले, यूएस ने दिए, कतर को भी दिए, जापान को भी दिए, जो कि नाटो का मेंबर भी नहीं है और जापान क्वाड मेंबर है। अब ये सुधांशु जी ने क्यों बोला मुझे नहीं पता। अभी मैं कल पढ़ रहा था अखबार में, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी का एक बयान आया है हावर्ड लुटनिक का, उन्होंने भी हमारे ऊपर काफी तरह के कमेंट किए। मैं खाली ट्रंप साहब की बात नहीं कर रहा हूं। और यूएस जनरल मिशेल कुरेला क्या बोलते हैं कि सुनिएगा कि पाकिस्तान हैज बीन अ फिनोमिनल पार्टनर टू द यूएस इन काउंटरिंग टेररिज्म। इसका मतलब यह हुआ कि यूएस एक हिसाब से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, जो हम लोग अपने सांसदों को विदेश में भेज करके बताना चाह रहे हैं, टू डिफरेंट कंट्रीज, दुनिया भर में बताना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरह से यूएस जो है वो तो क्लीन चिट दे रहा है पाकिस्तान को। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं कि मोदी जी, ठीक है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जाएं पूरी दुनिया में जाएं, अच्छी तरह से भारत का पक्ष रखें, लेकिन जितना मुझे याद पड़ता है दिसंबर 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 72 देशों की 72 बार में 88 देशों की यात्राएं की। तो आप ये बताइए अमीर जी, उसमें हमको मिला क्या? हाउडी मोदी या नमस्ते ट्रंप मिला? ये सिर्फ क्या एक इवेंट मैनेजमेंट तक के तो नहीं रह गया? दूसरी बात यह है कि आपकी जो ग्लोबल डिप्लोमेसी, मैं सिर्फ एक बात ये जानना चाहता हूं कि आपकी तो डिप्लोमेसी ये थी कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हो जाओ, इजराइल और हमास के आतंकियों की लड़ाई में हमास के आतंकियों के साथ खड़े हो जाओ, यही आपकी पॉलिसी थी ना? नहीं, देखिए अमीर जी, रशिया और यूक्रेन की जहां तक बात है उसका तो युद्ध मोदी जी ने रुकवा दिया था, लेकिन बार बार डोनाल्ड ट्रंप 12 बार बोल चुके हैं, उनके तमाम स्पोक्सपर्सन बोल चुके हैं, यहां तक कि पुतिन साहब ने भी बोला कि यूएस प्रेसिडेंट की वो हां में हां मिला रहे हैं। तो एक तरफ मोदी जी रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप करा रहे हैं, जिसकी की तस्दीक पुतिन साहब भी कर रहे हैं। तो हमको यह देखना पड़ेगा। और अभी आलोक भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसमें एक बात रह ये गई कि आईएमएफ को भी हम ये नहीं बता पाए कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए $1 बिलियन की मदद हो जाती है 10 सेकंड, जबकि 57% वेटेज आईएमएफ में यूएस के पास है। और काफी सारे बवाल है। सुधांशु त्रिवेदी, देन रोहित सिंह। देखिए, जो इन्होंने बोला कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, बिल्कुल आपने सही बोला है, पर वो लम्हा कौन सा था आपको याद है? वो लम्हा था अक्टूबर 1947, जब कश्मीर को धारा 370 दे दी। फिर वो लम्हा तब था जब 48 में हम कैप्चर करने जा रहे थे और हमने रोक लिया। फिर वो लम्हा तब था कि जब 62 में हम हिंदी चीनी भाई भाई कहते रहे, जबकि 58-59 में ही हमारा इलाका कब्जा कर ले गया था। बिल्कुल सही कहा फराज किदवई साहब। अरे लम्हों ने क्या क्या खता की है, जिसकी की सजा आज तक लोग भुगत रहे हैं, भुगतते जा रहे हैं। लम्हा वो भी था जब 1987 में इजराइल ने ऑफर दिया था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय कर दो राजीव गांधी के जमाने में, और हम कर देंगे, सिर्फ हमें रिफिलिंग करवा दो। वो भी नहीं माना था, जैसे इजराइल ने 81 में इराक का डिस्ट्रॉय कर दिया था। लम्हों ने खता की थी, बड़ी सदियों सजा पाई साहब। लम्हा वो भी था जब हमने 80% पानी इंडस ट्रीटी में दे दिया था पाकिस्तान को, उसकी सजा आज तक पंजाब और हरियाणा का किसान। इसलिए वो लम्हों की कहानी बड़ी लंबी है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, फराज किदवई साहब ने कहा कि क्लीन चिट दी पाकिस्तान ने को अमेरिका ने, बिल्कुल देगा साहब। ख्वाजा आसिफ साहब बोल चुके हैं कि 30 साल से डर्ट साफ की है वेस्टर्न कंट्रीज की, यानी जिससे उन्होंने अपनी गंदगी साफ करवाई है, जिस पाकिस्तान से जिससे क्लीनिनेस करवाई है, उसके सर के ऊपर सारे कूड़े और गार्बेज का ढोर रख के अब देना पड़ेगा। फराज किदवई मजबूरी आप समझिए, ये तो खुद पाकिस्तान की जबानी। और समझ लीजिए, मैं प्रीडेटर फराज क्योंकि विदेश नीति की बात हो रही है देने का एक लाइन जी, एक लाइन मैं एक और बात बता दूं, प्रीडेटर ड्रोन भारत को, जबकि कतर भी अमेरिका ने लाई है और जापान भी अमेरिका ने लाई, और हमको 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया। और दर्शकों के ज्ञान के लिए बता दूं, प्रीडेटर ड्रोन बनाने वाली जो कंपनी है जनरल डायनेमिक्स, उसका सीईओ एक भारतीय है, विवेक लाल। हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि इंडियन है। और वैसे फराज किदवई साहब, विवेक लाल यूपी के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, तो आपको और थोड़ा ज्यादा गर्व होना चाहिए। मगर क्या बताएं, किसी भी चीज में भारत का पॉजिटिव नहीं देखना है, ढूंढ ढूंढ के निगेटिव। फराज किदवई, अब ईरान और इजराइल आपस में भिड़े पड़े हैं
और आपके प्रवक्ता, आपके नेता इजराइल को लेकर क्या बयान दे रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अमीर जी, सुधांशु जी को मैं एक जवाब दे दूं। सुधांशु जी, इजराइल ईरान पर भी आपकी राय क्या है? 370 का जिक्र लिया, 100% में आऊंगा, 100% आऊंगा। सुनिए अमीर जी, सुधांशु जी ने अभी अननेसेसरी 370 का जिक्र लिया है और 1948 का जिक्र लिया है। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब अयंगर साहब ने 370 का प्रस्ताव रखा तब नेहरू जी ब्रिटेन में थे और सांसदों के सामने सांसदों ने विरोध किया, तो वो कौन दो लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं 370 होना चाहिए? ये आप बताइएगा, मैं ये बताऊं। सुधांशु जी, एक मौलाना आजाद थे, दूसरे का नाम कौन लेगा? आप बताएंगे, मैं बताऊं? सुधांशु जी, और वो मैं नहीं बोल रहा हूं, इस किताब में लिखा हुआ है, वो तो कई इत्तेफाक से मेरे सामने रखी हुई है, पटेल अलाइव। तो सुधांशु जी, पहले अननेसेसरी टॉपिक्स को लाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि 370 के ऊपर वीटो किसने लगाई थी। खैर, अब मैं आपकी बात पर आ रहा हूं अमीर जी, अब मैं अमीर जी आपकी बात पर आ रहा हूं। देखिए क्या है कि हम आप ही के साथ एक डिबेट में थे, आपके चैनल पर थे या कहीं और सुधांशु जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी। देखिए सुधांशु जी अच्छे आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझसे डिबेट में इन्होंने कहा था कि मेरी पाकिस्तान के जो वहां के नागरिक हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। यह सुधांशु जी का स्टेटमेंट था मेरे सामने। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि गाजा में जो 60,000 नागरिकों का, निर्दोषों का, जो खाना खाने से महरूम रह गए, पानी पीने से महरूम रह गए, उनका जो कत्ल हुआ उसी इजराइल ने किया जिसको होलोकॉस्ट का सामना करना पड़ा था। तो क्या यह सही है कि गलत है? और अगर यह सही है तो सुधांशु जी कह के जाएंगे और अमीर जी आप भी कहेंगे 60,000 लोगों का होलोकॉस्ट उस देश ने किया जिसके के लोगों को गैस चैम्बर में करके मार दिया गया था। तो क्या आप उसको जस्टिफाई नहीं? तो फिर बताइए ना, आप बताइए, इजराइल के लोगों को टारगेट किया गया, इजराइल के लोगों को टारगेट किया गया, ईरान कहता रहा, हमास के आतंकी कहते रहे कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, इजराइल को अपने जीने का अधिकार नहीं है। अब आप उनके जीने का अधिकार छीनेंगे और वो पलटवार भी नहीं करेगा, ऐसे कैसे होगा बताइए? पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना हमास को, ये पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना कितना भारी पड़ेगा। मैं किसी जिसे कहते हैं निर्दोष की हत्या के साथ नहीं हूं, लेकिन पंगा किसने लिया पहले? ये ईरान ने क्यों बोला कि नहीं है राइट टू एग्जिस्ट इजराइल के लिए? ये सब बातें हुई ना, इसी आपके सामने हुई, इसको डिनाई कर सकते हैं आप क्या? अमीर जी, मैं इसको भी डिनाई नहीं कर सकता हूं। जुड़े हुए हैं अपना पूरा लोगों ने, अरे कौन जुड़े हुए? ये आप जुड़वा रहे हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप। मैं जो बोल रहा हूं कि हमास ने इजराइल के साथ शुरुआत की वो गलत की, वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। मैं कंडेम करता हूं, लेकिन 60,000 लोगों का जेनोसाइड भी गलत है, उसको कंडेम करना पड़ेगा, उसको हमको बोलना पड़ेगा, सुधांशु जी को बोलना पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा। सुधांशु जी एक सेकंड, रोहित सिंह अभी एक बार भी नहीं आए, वो पहले बोल रहे। रोहित सिंह एक सेकंड, रोहित सिंह एक बार भी नहीं आए हैं। रोहित सिंह, मैं आपके पास आता हूं, क्या आपको लगता है कि सबको राइट है अपने आप को बचाने का? देखिए, राहुल गांधी ब्रिगेड के जितने सिपह सलार हैं, इन सबको मुझे लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो नीदरलैंड की राजधानी हेग में है, वहाँ भेज देना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी दलील रखने के लिए। इनसे ज़्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट तो लगता है कि देश में ढिबरी लेके खोजने पर भी नहीं मिलेगा। भारत की समस्या का समाधान 2004 से 14 तक यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी नहीं कर पाए। और आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ठीक आदरणीय सुधांशु जी ने कहा, जब केंद्र में इनकी सरकार थी या वर्तमान में जिन राज्यों में इनकी सरकार है, चाहे तेलंगाना हो या हिमाचल प्रदेश हो, वहाँ के राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों का निमंत्रण कांग्रेस के युवराज के पास नहीं जाता है और ना देश के समसामयिक मुद्दों पर यह अपना विश्लेषण रखते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर, विदेश की भूमि में जाकर इटली की भाषा बोलते हैं और देश के मान को खत्म करने का षड्यंत्र रचते हैं। जी, आलोक शर्मा, अमेरिका की भूमि पर भारत के मान का मर्दन का षड्यंत्र रचते हैं। और बड़ी बड़ी बात आज कांग्रेस अपने आप में आश्चर्यजनक है और दुखद है। ओके, आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है टीवी डिबेट्स में मेरे छोटे भाई जैसे काफ़ी लोग आजकल शाम को टीवी पे बैठ जाते हैं, जिनका काम केवल और केवल कांग्रेस को कोसना ही होता है। तो मैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूँ, ये एक प्रथा सी बन गई। कई चीज़ें सामने आई। देखिए, हम विदेश नीति पर बात कर रहे हैं,
हमने पहले नमस्ते ट्रंप किया, हाउडी मोदी किया, उसका नुकसान हमें ये झेलना पड़ा कि जो बाइडेन ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमारे खिलाफ स्टैंड लिया, जो बाइडेन ने 2.5 साल तक हमें एम्बेसडर नहीं दिया, जो बाइडेन ने हमारे पास जो 6th जनरेशन वाली कई टेक्नोलॉजीज थी वो नहीं ट्रांसफ़र होने दी कई साल तक। जी जी। इसके बाद हमें क्या नुकसान हुआ कि अब ट्रंप साहब आ गए। अब ट्रंप साहब आ गए तो अब ट्रंप साहब हमारा साथ नहीं दे रहे हैं किसी भी रूप में, क्योंकि आपने उस समय पर जो बाइडेन से नज़दीकियां बढ़ाने का प्रयास किया और वो स्वाभाविक था क्योंकि वो जीते हुए राष्ट्रपति थे। अब बात यह है कि चाइना को क्लीन चिट किसने दिया? देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। सुधांशु भाई ने बड़ी बड़ी बातें की, भाई खता किसने भुगती? भाई ठीक है, युद्ध हुआ, हम जमीनें हारे, लेकिन यहाँ तो बिना युद्ध ही हारते चले जा रहे हैं हम। दूसरी चीज ये है कि क्या वीजा की जो हमारे इंटरनेट जो हमारी रैंकिंग है, हमारी पासपोर्ट, अरे सुने ना भाई, मैं आपसे तो बात ही नहीं करना चाह रहा, मैं आपके किसी सवाल की जवाब नहीं देना चाहता। मैं सुधांशु भाई से बात कर रहा हूँ कि हमारे पासपोर्ट, देश की जनता को हमारे पासपोर्ट, हमारे सामंती मानसिकता से ग्रसित हैं क्या? बिल्कुल देंगे। सामंती मानसिकता से बाहर निकलिए। आप अगर भाजपा की मानसिकता से बैठते हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ? फिर आम व्यक्ति को जवाब नहीं दीजिएगा। मैं तो कहा कि इस तरह की मानसिकता के हिसाब से बैठे हम लोग, ऐसी प्रथा बन गई है। आपने कहा प्रथा शुरू हो गया है, मुझे लगता है कि पहले आप क्या कर रहे थे? रोहित जी जैसे छोटे भाई ना शाम के टाइम काफी लोग बैठ जाते हैं। नहीं, आप भी मेरे बड़े भाई हैं। मैंने एक कोई शब्द गलत इस्तेमाल नहीं किया है। चिंतन कीजिए। दूसरा मैंने ये कहा, अरे भाई अमित जी ऐसे कैसे डिबेट होगी? मैं चुप हो जाता हूँ। रोहित एक शब्द भी प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रामक ट्वीट करते हैं और बड़ी बड़ी बात मैंने एक शब्द नहीं बोला किसी के बीच में, और कहते हैं कि मेरे बच्चे ने, विवेक मैं आपकी बात आऊंगा, आप भी हाथ खड़ा करें विवेक, होल्ड ऑन। बच्चा मतलब चाइल्ड लेबर करा रहे हैं आप। अरे रोहित जी, अमित जी मुझे रोहित सिंह शांत होइए ना, ऑडियो डाउन करो। अमित जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। रोहित सिंह 1 सेकंड ऑडियो, ओके 20 सेकंड, आलोक शर्मा 20 सेकंड। देखिए मुझे लगता है कि चाइना को अगर क्लीन चिट दी तो सबसे बड़ी वो कूटनीतिक फेलियर था। चाइना ने उसका पूरा उपयोग किया और चाइना आज पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खुल के खड़ा रहा, युद्ध के समय में भी। जी जी जी, उसी ने कोऑर्डिनेट्स दिए बताए गए हैं, उसी ने तमाम हथियार देने की बात भी आ रही है, तमाम तरह की मदद उसने पाकिस्तान को पहुंचाने की तमाम न्यूज चैनल से खबर आ रही। हमारे जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग मोदी जी के समय में इतना पीआर पे पैसा ठीक है, अब आप पासपोर्ट तक चले गए, लेकिन अब बात आती है कि G20 में 1 लाख करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च हुआ, तो G20 से हमें क्या क्या मिला आज कोई चर्चा नहीं कर रहा। ओके, मैं सुधांशु त्रिवेदी से तमाम चीजों का जवाब दूंगा, लेकिन विवेक आप ही थे जो मेरे कार्यक्रम के अंदर, आप और फराज किदवई और कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता भी, आलोक शर्मा थे, ये मैं नहीं कहता क्योंकि वो मेरे कार्यक्रम में नहीं थे, लेकिन कुछ कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता भी वो चिल्ला के कह रहे थे, और आप विवेक आसिम मुनीर को बुला लिया यूएस ने, देखिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, G7 में मोदी जी को न्योता नहीं आ रहा। आप चिल्ला रहे थे, नहीं चिल्ला रहे थे मेरे कार्यक्रम के अंदर? आज अब अपने शब्द को वापस लेते हैं। बिल्कुल चिल्ला रहे थे जी। आपको लगा आपने जल्दबाजी करी और गलत बोला? सिर्फ एक विजिट की बात कर ररे हैं। नहीं, आपने बोला ना विवेक जी, आप जैसा मैच्योर आदमी ये बोलेगा, आप जैसा सीनियर आदमी ये बात बोलेगा कि G7 में बुलाया नहीं जा रहा मोदी को, देखो ये क्या हो रहा है। आप भी प्रोपेगेंडा में फॉल कर गए। नहीं, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ प्रोपेगेंडा, इट इज द क्वेश्चन ऑफ इनएक्शन। आज इस वक्त पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इवेंट क्या है? ईरान वर्सेस इजराइल चल रहा है। अमेरिका एक तरफ है, रूसी चाइनीज सब मिल चुके हैं ईरान के साथ। हमारा क्या स्टैंड है? कहां खड़े हैं हम? यूनाइटेड नेशंस में क्या स्टैंड लेकर के आए सीज फायर पे? वेयर इज इंडिया? मिसेस गांधी का टाइम था, राजीव गांधी का टाइम था, हम लोग स्टैंड लेते थे। नेहरू का टाइम था, नॉन अलाइनमेंट होता था। विश्व में कुछ भी हो भारत का उसमें एक रोल होता था। आज हम कहां हैं? G7 में आप जा रहे हैं, क्या स्टेटमेंट है आपका? किसके साथ हैं आप? ईरान के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, किसके साथ हैं आप? यू हैव टू टेक स्टैंड्स, और मानवाधिकार के हिसाब से हमारा स्टैंड ईरान के साथ होना चाहिए, और नहीं हुआ आपका स्टैंड तो पाकिस्तानी, आपका स्टैंड तो है इंडियन वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी भी बरकरार रहनी चाहिए, आपका स्टैंड तो ये भी है। प्रदर्शन किया था इतना बड़ा आपने बंगाल के अंदर, विवेक करा था नहीं करा था? बिल्कुल, देखिए हाँ, बिकॉज नहीं, आप सुनिए मेरी बात को। 11 साल से मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, लेकिन उसके बाद भी इंडस वाटर ट्रीटी थी। क्यों थी? मैं बताता हूं क्यों। नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले बता चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी की बारी है, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न। नहीं, अब सुनना आप उनका जवाब, फराज किदवई और विवेक श्रीवास्तव को एक साथ जवाब। जी देखिए, जो फराज किदवई साहब ने कहा वहां से बात शुरू करता हूं। फराज साहब, आपने जिस जमाने में धारा 370 और पिछले दौर से 35 लगाया गया था, आप तो पढ़े लिखे, इजराइल के संदर्भ में भी सुधांशु त्रिवेदी, पार्लियामेंट था ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। हाँ,
जी हाँ, मैं जवाब देखिए, उस जमाने में फराज साहब कोई एमपी था ही नहीं। एमपी तो 1952 के बाद आया है, तो सब खेल पहले ही कर दिया गया था। संविधान सभा में कोई इलेक्टेड तो था ही नहीं, और हमारी तो पार्टी नहीं बनी थी, 51 में जनसंघ बनी है साहब। फिर भी अगर आप उससे जोड़ना चाहें, फिर भी मैं बताना चाहता हूं, आपने फिलिस्तीन वो जो बात कही वो बिल्कुल आपने सही बात कही कि गाजा में जो कुछ हो रहा था, मगर आप लोगों का दर्द बहुत जबरदस्त था गाजा के लिए। एक पोस्ट अवेलेबल है राहुल गांधी जी के, अखिलेश जी के, प्रियंका जी के, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा है, मगर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। गाजा के मामले के ऊपर कांग्रेस का CWDC का प्रस्ताव है फिलिस्तीन के पक्ष में, मगर किसी अंतरराष्ट्रीय इवेंट के ऊपर कोई प्रस्ताव नहीं है। गाजा के ऊपर सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल्स लिखे थे अखबारों में, बांग्लादेश में नहीं लिखा। और गाजा में यह भी कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है, अगर आप बारूद के ढेर पे अपने सिविलियन इलाके में बैठेंगे तो धमाका होने की संभावना रहेगी। अगर अपने घर के बिलों में सांप पालेंगे तो सांप के द्वारा डसने का योग रहेगा। हमारे यहाँ एक कहावत होती है फराज साहब, गेहूं के साथ घुन पिसता है। ओके फराज, पर अगर घुन ही घुन गेहूं में आके बैठ जाएंगे आटे में तो बहुत नहीं, पूरी बात कर लूं साहब। ये अमित जी, इतने सारे लोगों ने जवाब दिया, मुझे सारे सवाल मुझे से संक्षेप में जवाब देता हूं। अब आता हूं आलोक जी की बात पे। वो रोहित जी से कहने लगे, भाई रोहित जी छोटे भाई हैं, हमारे भी छोटे भाई हैं, मगर साहब आलोक जी, ये जो बड़के ताऊ थे आपकी पार्टियों के, ये कहे मणिशंकर अय्यर जी तो बड़का ताऊ थे ना, जाके पाकिस्तान में कहते मोदी को हटाने के लिए आपकी मदद चाहिए। ये नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखे थे कि मुझे विदेश मंत्री से इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था। ये मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री ने अपनी किताब में लिखा है। तो छोटे भाई पे आक्रमण करने से पहले बड़के ताऊ के बारे में सोच लीजिए। अब मैं तीसरी बात का जवाब देता हूं इनका। 2004 से 14 के बीच में कितनी डिफेंस परचेज हुई, जरा बता दीजिए। 2009 से 14 के बीच में कितनी डिफेंस परचेज हुई, बता देना चाहिए। अब पासपोर्ट की बात बताता हूं। वैसे उसी पासपोर्ट का धारण करके कांग्रेस के चिर व्याकुल नेता विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, मगर भारत के पासपोर्ट की हैसियत क्या थी अमित जी? कपड़े उतरवाए जाते थे। माई नेम इज खान फिल्म कब बनी थी? 2010 में। एक एक भारतीय के कपड़े उतरवाए जाते थे, शाहरुख खान के कपड़े उतरवाए गए, हमारे महामहिम राष्ट्रपति कलाम साहब की फ्रिस्टिंग की गई थी और सरकार चुप रही थी। संसद में हमने मुद्दा उठाया, तब संसद ने रेजोल्यूशन पास किया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति के। और 1970 के दशक में भारत की लड़कियां ब्रिटेन जाती थी, उनका वर्जिनिटी टेस्ट होता था, यह चेक किया जाता था कुमारी हैं कि नहीं, और वो भी कहां होता था? अस्पताल में नहीं, एयरपोर्ट पे होता था। और आयरन लेडी इनके हिसाब से इंदिरा गांधी शासन कर रही थी। इसलिए किस पासपोर्ट की क्या हैसियत थी, जब आप सबसे पहले बोलने लगते हैं तो मान्यवर पूरा ध्यान रखा करिए, तब आपको यह समझ में आएगा। ओके फराज की भाई और आलोक शर्मा दोनों हाथ खड़ा करें। फराज की भाई 10 सेकंड। अमित जी मुझे जी आलोक शर्मा, फराज की भाई भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। पहले आलोक शर्मा आप बोल लीजिए, 20 सेकंड बोलिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि पासपोर्ट हमारे की रैंकिंग बढ़े, सभी चाहते हैं, लेकिन हमारे लोग वहाँ से, हमारे युवा जो हैं वो बेड़ियों में और हथकड़ियों में, हवाई जहाज़ में अमेरिका ने कभी नहीं भेजे थे। और आप ये देखिए कि पिछले 10 दिन पहले ही एक हमारे यहाँ से विद्यार्थी गया, उसको किस तरह से फर्श पर डालकर, किस तरह से उसके खिलाफ बेड़ियाँ डालकर पूरा वीडियो आया था। आज के प्रधानमंत्री और आज के विदेश मंत्री तो उस पर एक जवाब देने के लायक भी नहीं समझते कि इतना बड़ा मुद्दा है। अब तमाम विषय उठे यहाँ पर, मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि भाई आपने बहुत बड़े सवाल उठाए धारा 370 पे, इस पे, उस पे। क्या इंडस वाटर ट्रीटी अभी है कि कैंसिल हो गई है? क्या वो बंद हो गई है? क्या शिमला समझौता इतने दिन तक चला, वो भी पाकिस्तान ने अभी आसिम मुनीर को लेकर जयराम रमेश ने भी वाटर ट्रीटी, वो पानी बह रहा है के अंदर। जयराम रमेश ने भी आसिम मुनीर को लेकर अभी लेटेस्ट बयान दिया था, जिसका जयराम रमेश जी ने साफ कहा है थे। ओके, जब मुनीर जो है वो वहां पर बैठा हुआ वाशिंगटन डीसी में। अब आप जवाब दे दीजिए। टाइम लिमिट को फॉलो करें। 5 सेकंड सुधांशु चतुर्वेदी। इंडस वाटर ट्रीटी समाप्त है या अभी चालू है? साहब, हमने इंडस वाटर ट्रीटी में जो पानी रोका है और उसकी वजह से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के बीच में जो डैम बनाया था पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में, इसलिए सिंध में इतना बड़ा रिएक्शन हो रहा है कि वहां के गृह मंत्री के घर में आग लगा दी गई है, और जो कि वहां पे पानी कम होता जा रहा है। आपने टर्न पे बोलिए, अभी तो ढंग से डिबेट कर रहे हैं। गर्मियों में पानी वैसे भी कम जाता है। अनकंफर्टेबल फैक्ट मुझे केवल ये बता दीजिए सुधांशु भाई, नहीं, गर्मियों में पानी कम जाना नहीं, आलोक शर्मा ये इतना आसान नहीं है। गर्मियों में पानी कम जाता है ऐसा नहीं है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे डाला है भारत की सरकार ने, जो जानकारी हमें को भी है सरकार के लिए ऑफिशियली तौर पर। जो हमारे पास जानकारी है, इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे डाल दिया गया है। और गर्मियों में पानी कम जाता है ऐसा नहीं है। पानी इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार 80% पानी जाता है पाकिस्तान को, जाता था, अब नहीं जाता है।
ये है करंट सिचुएशन। ओके, सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं गर्मियों में पानी कम जाता है, कम पानी होता है गर्मियों के अंदर। को जो लिखी हो के ये होल्ड पे डाल दिया। अरे साहब, ये पानी पानी सुनिए, ये पानी गर्मी से कम नहीं हुआ है। ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, जो इस समय भारत के खून में गर्मी आई है, उससे कम हुआ है। मुझे केवल ये बता दरिया का पानी कम हो रहा है। एक लाइन में कहना चाहता हूं आलोक जी, एक लाइन। अरे भाई चिल्लाइए नहीं सर। फराज किद भाई, आपने भी आसिम मुनीर का मामला उठाया था और G7 समिट का भी मामला उठाया था। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने जल्दबाजी करी? अमीश जी, कोई जल्दबाजी नहीं करी। देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी अक्सर कहते तो बड़े थे हो गए हैं कि आज ये चीज अखबार में सुनिए, अरे सुनिए, बात तो सुनिए, बहुत गंभीर चर्चा हो रही है अमीश जी। तो जब पिताजी हमारे कहते थे कि आज अखबार में ये छपा है, तो हम लोग उसको एक तरह से संविधान मान लेते थे। मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूं अमीश जी, एक बहुत ही रेप्यूटेड चैनल ने अपनी वेबसाइट पर यह लिखा था, मैं दिखाऊंगा नहीं, कि अब हमको जो देश के जो मीडिया हाउसेस हैं बड़े बड़े, वो जो इंफॉर्मेशन देंगे उसको तो मानना पड़ेगा ना। उसने कंफर्म किया था कि आसिम मुनीर G7 के बारे में आपको किसने जानकारी दी थी? सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मुझे लगता है इस पे कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वहां जब जनरल मुशर्रफ से लेके वहां के रक्षा मंत्री बोल चुके हैं कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की गंदगी साफ करता रहा है पाकिस्तान, तो उसके लिए बुलाया होगा कि भाई आओ, तुमको और बताते हैं और तुमसे अभी क्या क्या काम करवाना है। तो इसमें मुझे नहीं लगता, जब उनके पूर्व राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री इकबालिया बयान दे चुके हैं कि हम लोगों ने ये सब किया है मजबूरी में, तो उसके लिए बुलाया होगा। इसमें कोई चिंता की बात नहीं आपको होनी चाहिए। मगर एक बात मैं सीरियस कहना चाहता हूं अमित जी, और फराज साहब पढ़े लिखे हैं तो इनको समझ में आएगा। ईरान का जो हाल किया है इजराइल ने, तो ईरान में जो डिफेंस सिस्टम होंगे वो किसके होंगे? या तो टर्की के होंगे या चाइना के होंगे। तो जो अभी नजम सेठी का बयान दिखाया जा रहा था पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार का, कि जो पाकिस्तान के साथ हुआ यानी चाइनीज डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, वही ईरान के साथ हुआ है। तो अब मुझे लगता है ईरान से भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। तो ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, ईरान की चाय बड़ी मशहूर मानी जाती है, ईरानी चाय। तो ईरान को चाय वाले के साथ रहना चाहिए और चाय में चीनी कम रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ईरान से लेकर पाकिस्तान तक जो चाइनीज वेपनरी है उसकी समस्या दिखाई पड़ी है। मगर मैं कहना चाहूंगा, टर्की से मोहब्बत छोड़िए साहब। 100 साल पहले भी आप टर्की खलीफत के साथ खड़े हुए थे। आज तक टर्की के चक्कर में बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। और साइप्रस का महत्व मैं बताना चाहता हूं, वो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर का एक हिस्सा है।